लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सहायक संधि का मतलब, यानी सहायक संधि में एक्चुअल में क्या था और ये किसके ज़रिए लागू करी गई थी, इससे क्या नुकसान हुए, क्या फ़ायदे हुए, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जो सहायक संधि ने जो सहायक संधि को जो लाए वो थे आपके अंग्रेज़ गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, उनका पोर्ट्रेट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं रेड कोट में। ठीक है, तो वेलेस्ली ने ब्रिटिश सल्तनत को सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए एक पॉलिसी अपनाई जिसे तारीख में सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि का मकसद जो ताकत संपन्न हिंदुस्तानी राजा बचे थे उन्हें इस हालत में पहुंचाना था कि ये अंग्रेज़ की अधीनता में आने के लिए खुद ही मजबूर हो जाए। तो इसका मेन मकसद दोस्तों जो सहायक संधि का था वो ब्रिटिश अम्पायर को मजबूत करना था। कैसे, वो हम देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि ये उसकी अपनी मौलिक पॉलिसी नहीं थी बल्कि मराठा की पॉलिसी का परिष्कृत रूप था। सहायक संधि के चरण, अब कैसे ये सहायक संधि यहाँ के राजाओं पर थोपी जाती थी वो हम देखेंगे। क्या स्टेजेस थे, कैसे कैसे करके चालाकी से लोगों के ऊपर, वहाँ के राजाओं पर ये सहायक संधि करने के लिए मजबूर कर देते थे। एक्चुअल में सहायक संधि क्या होता था, लोगों को, वहाँ के जो राजा थे, जो ताकतवर राजा होते थे, तो उनसे जब उनका युद्ध चल रहा होता था तो आते थे, और अगर राजा जो है वो सक्षम नहीं है अपने अपोनेंट राजा से लड़ने में, तो जो आपके अंग्रेज़ होते थे, अंग्रेज़ कहते थे कि आप हमारी हेल्प ले लो, ठीक है, और इसके हेल्प के बदले में हम आपका कुछ हिस्सा ले लेंगे, ठीक है, और साथ में मिलकर काम करेंगे, और आगे जब भी कुछ होगा आपको हमारी सहायता करनी पड़ेगी, हमारी बातों को मानना पड़ेगा, और हमें टैक्स की छूट देनी पड़ेगी, तो और कुछ रियायतें भी देनी पड़ेंगी, तभी हम आपको सहायक संधि के तहत आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जो मजबूर राजा होते थे ये उनके पास जाते थे, ठीक है, या ये जानबूझकर राजा को ऐसी परिस्थितियों में डाल देते थे, ऐसे मजबूर कर देते थे कि जो राजा था वो सहायक संधि करने के लिए मजबूर हो जाता था। देखिए क्या होता था इसमें। वेलेस्ली की सहायक संधि की 4 हालत थी। पहली हालत वह थी जिसमें कंपनी कुछ हिंदुस्तानी राजाओं की कुछ मदद देकर ही खुद को संतुष्ट कर लेती थी। दूसरी हालत वह थी जिसमें कंपनी अपनी इच्छा से जंग में शामिल होती थी जब वह समझती थी कि हिंदुस्तानी राजा अकेला है, इस काबिल नहीं है। तीसरी हालत में कंपनी किसी राजा की हिफाजत के लिए फ़ौज तो खुद रखती थी लेकिन उसका खर्च वह राजा वहन करता था। यानी जो फ़ौज थी राजाओं की वो होती थी, जो अंग्रेज़ जिस सेना से हेल्प करते थे उनकी राजाओं की, वो होती तो अंग्रेज़ की थी, मगर उसका जितना भी खर्च होता था, उनके खाने पीने का खर्च, उनकी सैलरी का, उनकी वेतन का, ये सब किसको देना पड़ता था, राजाओं को देना पड़ता था। तो ये उनकी शर्त रहती थी सहायक संधि में, लेकिन उसका खर्च वह राजा वहन करता था। चौथी हालत ये थी कि जिसमें कंपनी किसी राजा के ज़रिए दिए जाने वाली दौलत से संतुष्ट न होने पर उस रियायत के कुछ प्रदेश पर अधिकार कर लेती थी जिससे उस प्रदेश से प्राप्त होने वाली आय वह फ़ौज रख सके। ठीक है, या अगर वो खर्च नहीं दे रहा है तो क्या करते थे, तो अंग्रेज़ मांग करते थे कि आप कुछ क्षेत्र हमें दे दीजिए और जिस पे जो खेती होगी उसका जो मुनाफा होगा वो हम लेंगे और वो हम अपनी सेना पर खर्च करेंगे। ठीक, तो सहायक संधि की शर्तें हम देखते हैं। ये देखिए, आपको पोर्ट्रेट दिख सकता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। द कंडीशन ऑफ सबसिडियरी अलायंस, इस सहायक संधि को अपनाने वाले राजाओं को संधि की कोई शर्तें स्वीकार करनी पड़ती थी। तो कई शर्तें थी। संधि करने वाले राज्य कंपनी को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे। हिंदुस्तानी राजा अंग्रेज़ की हुक्म के बिना यूरोप की किसी दूसरी जाति के आदमी को अपने यहाँ नौकरी नहीं दे सकते थे। कोई भी अगर जो नौकरी देने का अधिकार था वो राजाओं के हाथ में नहीं था। जो बड़े बड़े ओहदे थे वो राजा स्वतंत्रता से आप नहीं रख सकता है, उसके लिए एक अंग्रेज़ रेजिडेंट होता था, उससे सहमति लेनी पड़ती थी। फिर जाकर जब अंग्रेज़ रेजिडेंट सहमत होता था, फिर जाकर अंग्रेज़ों की सहमति से राजा अपने ऊंचे पद के लिए रिक्रूट कर सकता था। तो पहली शर्त ये थी। संधि करने वाली
वाले हिंदुस्तानी राज्यों को अपने यहाँ एक अंग्रेज़ फ़ौज रखनी पड़ती थी, जिसका खर्च उन्हें ही वहन करना पड़ता था। तो दूसरी शर्त ये थी कि आप एक फ़ौज रखोगे, एक फ़ौज की टुकड़ी रखोगे, जिसका वहन अंग्रेज़ नहीं देंगे। उसका जितना भी खर्च होगा, उसका जो वेतन होगा, रहने सहने का, खाने पीने का, और जितना भी उनका खर्च आएगा, ये सब वहाँ का राजा वहन करेगा, जिसने सहायक संधि अंग्रेज़ों से की होगी। मगर ये जो सेना होती थी, वो इनकी अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही होती थी, ये राजा की तरफ ना होकर आपकी अंग्रेज़ रेजिडेंट की होती थी। और आप राजा, ये जो अंग्रेज़ सैनिक थे, इनको भड़का ना सके, इसके लिए क्या होता था, जो अंग्रेज़ गवर्नमेंट है वो कहती थी कि हम आपके दरबार में एक अंग्रेज़ रेजिमेंट रख देंगे। अंग्रेज़ रेजिमेंट का मतलब है वहाँ पर एक अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व होता था। वो देखता था कहीं जो नवाब हैं, जो राजा हैं, वो कहीं अंदर ही अंदर षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, या हमारी जो सेना है उसको भड़का तो नहीं रहे हैं। तो इसलिए वो पहले से ही अपना प्रतिनिधित्व भेज देते थे, जिसको आप अंग्रेज़ रेजिडेंट के नाम से आगे जानेंगे। संधि करने वाले हिंदुस्तानी राज्यों को अपने यहाँ एक अंग्रेज़ फ़ौज रखनी पड़ती थी, जिसका खर्च उन्हें ही वहन करना पड़ता था। इस फ़ौज का इस्तेमाल कंपनी अपने युद्धों और संघर्षों के लिए भी कर सकती थी, और इसका फ़ायदा, मान लीजिए अब इसका खर्च तो कौन वहन कर रहा है, राजा कर रहा है, मगर इस टुकड़ी की ज़रूरत अगर पड़ती है तो जो अंग्रेज़ थे वो भी इसकी ज़रूरत कर सकते थे अपनी निजी फ़ायदे के लिए। ठीक, तो एक ये थी। संधि करने वाले राजाओं को बिना अंग्रेज़ों के हुक्म के किसी भी राज्य से संधि या जंग करने की खुली इजाज़त नहीं थी। अगर कोई राजा है जिसने सहायक संधि करी होगी, तो वो बिना अंग्रेज़ी सरकार के, ठीक है, जो अंग्रेज़ी सल्तनत थी, वो उसके बिना युद्ध नहीं कर सकती है। पहले राजा को, जो नवाब है, उसको पहले अंग्रेज़ गवर्नमेंट से, क्योंकि अंग्रेज़ गवर्नमेंट से, जो अंग्रेज़ी शासन था, उससे पहले सलाह मशवरा करना पड़ता था। तब जाके अगर अंग्रेज़ जो थे, अगर वो तैयार थे, अगर वो हामी भरते थे, तभी जाकर जो नवाब है, राजा है, वो दूसरे राजा से और दूसरे प्रदेश से, दूसरे स्टेट से युद्ध कर सकता था, अन्यथा वो नहीं कर सकता है। चौथी शर्त देखते हैं। दो हिंदुस्तानी राजाओं के बीच झगड़ा होने पर अंग्रेज़ बीच बचाव करते थे और उनका फ़ैसला स्वीकार करना ज़रूरी था। यानी अगर मान लीजिए दो राजाओं के बीच में झगड़ा हो गया किसी भी विवाद को लेकर, तो उसका फ़ैसला हिंदुस्तानी, जो यहाँ पर अंग्रेज़ गवर्नमेंट थी, वो चाहे कर सकती थी, और उसका जो फ़ैसला होगा वो अंतिम होगा। पांचवी शर्त ये थी, इन शर्तों को स्वीकार करने वाले राजाओं को अंदरूनी और बाहरी हमलों से सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व अंग्रेज़ों ने अपने ऊपर ले लिया था। तो जिस राजा ने इस संधि को स्वीकार करा होगा, अगर उसके राज्य पर कोई भी आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो उसकी हिफाजत करना, इसका पूरी जिम्मेदारी अंग्रेज़ों की होगी, जो अंग्रेज़ सैनिक होगी उनकी होगी। तो एक शर्त ये थी। 6 सहायक संधि करने वाले हिंदुस्तानी राज्य को अपने दरबार में एक अंग्रेज़ी रेजिडेंट भी रखना पड़ता था। वह शासन के कामों में परामर्श दिया करता था। हमने जैसे कि पिछले आपको बता चुके हैं थोड़ी देर पहले कि आपको एक अंग्रेज़ गवर्नमेंट की तरफ से उनका एक प्रतिनिधित्व होता था, एक प्रतिनिधि आता था, जो अंग्रेज़ों की तरफ अपनी जवाबदेही रखता था, अकाउंटेबिलिटी रखता था, जिसको हम अंग्रेज़ी रेजिडेंट कहते थे। ये क्या करता था, आप जो राजा होता था, नवाब होता था, वो उनसे राय मशवरा करता था कि आप ऐसा करिए, वैसा करिए। वास्तव में इसका उद्देश्य ये था कि किसी तरह ये जो राज दरबार का कार्य था उसमें कैसे दखल अंदाज़ी कर सके। तो ये ज़्यादा राय मशवरा तो नहीं करता था, मगर जब भी कोई मुद्दा होता था तो, और वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ होता था, अंग्रेज़ी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होता था, तो ये जानबूझकर उस मामले में दखल अंदाज़ी करता था। ठीक है, तो ये उद्देश्य होता था अंग्रेज़ी रेजिडेंट रखने का। और ये भी ये देखता था कि जो राजा हैं वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कहीं साजिश नहीं रच रहे हैं, वहाँ की जो सेना है उसको भड़का नहीं रहे हैं, अपनी तरफ नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ी रेजिडेंट का काम होता था। तो बस ये दोस्तों
कुछ शर्तें थीं जो कि सहायक संधि में हुई थी। इसको किसने वजूद में लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, सहायक संधि समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।